DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरा नाम कुमार गौरव है और PCS 2022 की परीक्षा में मेरी 5वीं रैंक है। अपने परिचय में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं BSc शाहजहाँपुर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, BA किया है, JNU से मैंने PG किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया है। इसके अलावा जहाँ तक रणनीति की बात है तो हर स्टेज की अपनी अपनी रणनीति, प्रीलिम्स की अलग रणनीति होती है, मेंस की अलग होती है और इंटरव्यू की अलग होती है। प्रीलिम्स में बेसिकली हमको ये देखना होता है, ख़ासतौर पे यूपी PCS में। प्रीलिम्स में आपको एक तो ये देखना चाहिए कि किस सेक्शन से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनाना चाहिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लें कि किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देख लें। जैसे करंट अफेयर्स से हमेशा ऐसा होता है कि 150 सवालों में करीब 30 सवाल के आसपास प्रीलिम्स में यूपी PCS में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, इस पर फोकस करना होता है। और जो भी अगर मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं तो मंथली मैगज़ीन ठीक है, नहीं तो एनुअल मैगज़ीन भी आती है, कई सारी ऐसे घटना चक्र वगैरह की मैगज़ीन आती है, तो उसको देख लें एग्ज़ाम के पहले। इसके अलावा प्रीलिम्स में जो मेजर पोर्शंस हैं जहाँ से सवाल आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं और साइंस से आते हैं ज़्यादातर सवाल। कुछ पॉलिटी के सवाल आते हैं, हिस्ट्री से भी आते हैं सवाल। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा होते हैं, साइंस में बायोलॉजी के सवाल ज़्यादा होते हैं और ज्योग्राफी में तो अलग अलग सेक्शन से सवाल आते हैं। तो ये देख लें कि कहाँ से आ रहे हैं। और जनसंख्या से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो अलग अलग सेक्शन पे आप देख लें। सबके लिए किताबें जो है कोशिश करें कि जो मटेरियल है वो फिक्स हो, बार बार वही किताबें पढ़ें, बार बार वही मैगज़ीन पढ़ें, उसी को रिवाइज़ करें। ज़्यादा जो है अनलिमिटेड रिसोर्स मत रखें जिससे रिवाइज़ करने में कठिनाई ना हो। और कोशिश करें कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपने मटेरियल को, जो आपका रीडिंग मटेरियल है, उसको उसके हिसाब से डिसाइड करें। अब एक एग्जांपल लेकर मैं बताऊं, जैसे बायोलॉजी जो साइंस है, साइंस का सेक्शन ठीक ठाक होता है प्रीलिम्स में, तो उसमें आप देखें कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अगर 30 सवाल साइंस के पूछे जा रहे हैं तो उसमें करीब 20 सवाल या 15 से 20 सवाल जो है वो बायोलॉजी के सेक्शन से होते हैं। तो बायोलॉजी थोड़ा ध्यान से पढ़ लें, देख लें। ज़्यादातर सवाल, जहाँ तक मेरा वो है, मैंने देखा है कि फैक्चुअल सवाल ज़्यादा होते हैं प्रीलिम्स में, साइंस के भी। और दूसरा सेक्शन हिस्ट्री का अगर देखें तो हिस्ट्री में मेनली एंशिएंट हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने कोई भी ढंग की किताब पढ़ी है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो अलग से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी को बार बार रिवाइज़ कर लें। लास्ट टाइम में फैक्ट्स देख लें। और हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, उसमें क्रोनोलॉजी वगैरह पूछी जाती है, तो उसको देख लें। और तीसरी चीज़ अब ज्योग्राफी होता है, तो ज्योग्राफी में भी मैप के सवाल पूछे जाते हैं, तो वो देख लें। मैप में ज्योग्राफी के लिए मैंने बहुत अलग से कुछ नहीं पढ़ा था, NCERT वगैरह। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो अलग से कुछ PCS के लिए नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। यूपी स्पेशल देख लें प्रीलिम्स के लिए और करंट अफेयर्स देख लें। और फैक्ट्स पे ध्यान दें, क्योंकि फैक्चुअल सवाल PCS में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि UPSC में जो है वो एनालिटिकल सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्ट्स के सवाल उतने नहीं होते हैं। जैसा कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है एलिमिनेशन टेक्निक वाला, उसको एलिमिनेट करके कैसे ऑप्शन को वो करते हैं। प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि सवाल थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करें। भले ही कई लोग माइनस मार्किंग के चक्कर में उसमें से डर से कम सवाल अटेम्प्ट करते हैं। तो जब आप सवाल अटेम्प्ट कम करोगे तो आपके उसमें सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फैक्ट जो है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों चांसेस होते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी तो यही रही कि मैंने मैक्सिमम सवाल 135 सवाल से कम कभी अटेम्प्ट नहीं किया और 140 से ज़्यादा ही अटेम्प्ट करता था। दूसरी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपकी कि आप जो है उन सेक्शंस को तैयार करके जाएं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं और लास्ट टाइम में उन्हीं को रिवाइज़ करके जाएं। और तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए प्रीलिम्स में कि आप जो है घबराएं नहीं। घबरा के बहुत लोग बहुत इजी सवाल, सिली मिस्टेक्स करते हैं, इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में ध्यान रखनी चाहिए।
और प्रीलिम्स के पहले ही आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आपने नहीं शुरू किया है तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो आपके पास समय हो उसमें ज़्यादातर जो है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादातर जो पोर्शन है वो मेंस का है। जो फाइनल जो लिस्ट बनती है उसमें मेंस का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, इंटरव्यू बस 100 नंबर का रह गया है। तो इसलिए आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि लिखने का जो है लिखने से एक तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, बार बार लिखते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आती है, जो आपने पढ़ाई की है, उसको बेहतर ढंग से आपकी कॉपी में तभी आएगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरी चीज़, लिखने से याद भी बहुत कुछ होता है अपने आप, उसमें आपकी मेमोरी भी बढ़ती है लिखने से। और लिखना इसलिए भी चाहिए कि आप जो है लिख के और ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके गए तो एक तो आप टाइम मैनेजमेंट आपका ख़राब हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप विद इन टाइम आप जो है अपने आंसर पूरे नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मेरी स्ट्रेटजी ये रही। मैं तो इस बार जब मैंने मेंस दिया तो मैंने 60 to 70% अपना फोकस लिखने पे रखा, राइटिंग प्रैक्टिस पे रखा और पढ़ने पे कम फोकस किया। अब पढ़ना चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे अब हिंदी कंपलसरी होता तो उसको तो लास्ट टाइम में आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे। इसके अलावा ये तो मेरा मेंस का। जहाँ तक मटेरियल की बात है तो मटेरियल में हर सेक्शन के लिए अलग अलग मटेरियल है। अब जैसे फर्स्ट GS1 में कई पोर्शन होते हैं, वर्ड हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है और सोशियोलॉजी है। इसके अलावा फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो इसके लिए अलग अलग किताबें हैं। एक कोई स्टैंडर्ड किताब आप ले लें और उसी को बार बार पढ़ें। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तभी बनाएं। अगर आप एफिशिएंट हैं नोट्स मेकिंग में तभी बनाएं। एफिशिएंट का मतलब ये है कि जो आप नोट्स बना रहे हैं वो आपके काम के हों और कम समय में आप उसको बनाते हों और उसको लास्ट टाइम में आप रिवाइज़ करने में सक्षम हों। अगर जितना किताब पढ़े उतना ही नोट्स बना लिए तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। और नोट्स बनाते वक्त इसका ध्यान रखें कि वो उसमें अपडेशन के लिए, उसको और अधिक अच्छा बनाने के लिए उसमें जगह हो, उसमें पर्याप्त संभावना हो। और मेरी नोट्स मेकिंग तो इस तरह की थी कि मैंने सब टॉपिक पे मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया। आप ये देख लें कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कौन सा आप बार बार भूल जाते हैं, तो उसी पर नोट्स बनाएं। बाकी ज़्यादा समय उस पर ना ख़राब करें कि और इसका तनाव बिल्कुल ना लें कि मेरा नोट्स मेकिंग नहीं तो मेरा सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत लोग बिना नोट्स बनाए भी सिलेक्ट हो जाते हैं और अच्छा नंबर पाते हैं। बस आप ये जान लें कि आप जो है जो कर रहे हैं, जो नोट्स मेकिंग आप कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक हो। आप मतलब उसमें उसका कोई इस्तेमाल कर पाते हो, वो यूज़फुल है या नहीं, ये देखना ज़रा। मीनिंगफुल है कि नहीं, जो आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो मीनिंगफुल है कि नहीं। अगर आप उससे टाइम बचा लेते हैं, अगर आप उससे ज़्यादा आपके मेमोराइज़ हो जाती हैं चीज़ें तो फिर ठीक है नोट्स मेकिंग, नहीं तो फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा जो मटेरियल की बात की तो मैंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही सब लोग पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी के लिए NCERT ही पढ़ते हैं, केवल NCERT जो 11th-12th की NCERT है। और सोशियोलॉजी के लिए अलग से कुछ नहीं, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन ही लोग देखते हैं और उसी से काम हो जाता है। और यही फर्स्ट पेपर में तो यही इतना ही मटेरियल होता है। सेकंड पेपर में पॉलिटी में वही एक स्टैंडर्ड किताब सब लोग वही पढ़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। कुछ पोर्शन गवर्नेंस के होते हैं तो आप अलग अलग मैगज़ीन से, कोचिंग मटेरियल से पढ़ सकते हैं। मैंने विजन IAS का पढ़ा था सेकंड पेपर के लिए, और IR के लिए भी वही करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन होती है उसको आप देख लें। थर्ड पेपर में अलग अलग सेक्शन हैं। इकॉनमी का सेक्शन है वो आप करंट अफेयर्स से वो हो जाता है। और थर्ड पेपर में साइंस टेक्नोलॉजी भी करंट अफेयर्स बेस्ड ही पूछी जाती है तो वो देख लीजिए। और इन्वायरमेंट के सवाल थर्ड पेपर में मेंस में बहुत कम पूछे जाते हैं। तो अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे और करंट अफेयर पढ़ के गए तो उसको अलग से कोई बहुत विशेष रूप से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन है, वो भी मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप रेगुलरली अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ते हैं तो अगर आप टच में रहेंगे तो उसको अच्छे से कर पाएंगे। चौथा जो पेपर है एथिक्स का पेपर। एथिक्स का पेपर मेनली जो है राइटिंग प्रैक्टिस का मामला है और कितना क्रिएटिव ढंग से, कितने एग्जाम्पल्स के साथ
और कितने जो है एनेक्डोट्स के साथ आप कोई आंसर लिख सकते हैं, वो उससे नंबर उसमें मिलता है। राइटिंग प्रैक्टिस में आप ये राइटिंग प्रैक्टिस करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि प्लेन आंसर मत लिखें, थोड़ा सा उसमें वो होना चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। डेप्थ का मतलब ये है कि जो है उसमें ऐसा मत लिख करिए कि एक स्टोरी टाइप का आपने लिख दिया, उसमें आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा होना चाहिए। जो मेन बॉडी हो उसको आप अलग अलग ढंग से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। कभी अगर ज़रूरत है तो मैप बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, या फिर आप जो है अलग अलग कोई पाई चार्ट बना दें, कुछ बना सकते हैं उसमें। अगर वो आपके जो है उससे क्या होता है ना कि आपका टाइम बचता है, आपको कम लिखना पड़ता है और आप ज़्यादा कुछ उससे आप एक्सप्रेस कर पाते हैं और वो इम्प्रेसिव होता है। लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि अननेसेसरी मैप ना बनाएं। ये भी ट्रेंड होता है कि अननेसेसरी मैप बनाएं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी बना रहे हैं, वहाँ पे भी ग्राफ बना रहे हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि अननेसेसरी मत करें। जहाँ पे लिखने की ज़रूरत है पॉइंट्स में लिख दें, या पैराग्राफ में अगर बहुत एनालिटिकल चीज़ कुछ है तो पैराग्राफ में लिखें। कुल मिला के अपने आंसर को रिलेवेंट बनाएं और टू द पॉइंट लिखें, और ज़्यादा उसको डेकोरेट करने की कोशिश करें, प्रेजेंटेबल होना चाहिए वो, और क्लियर लिखें। ऐसा नहीं कि आप आंसर लिखते वक्त ऐसा आपके अंदर होना चाहिए कि आप एक अथॉरिटी के साथ लिख रहे हैं, एक जिम्मेदारी के साथ लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आ रहा है लिख रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें दिखनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आंसर राइटिंग में बहुत ज़रूरी है, और ये सभी पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे पॉलिटी का आंसर लिखेंगे तो उसमें आपको आर्टिकल्स डालना चाहिए, अगर वो रिलेवेंट है तो रिलेवेंट आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो डालिए, एग्जाम्पल्स डालिए, और सुप्रीम कोर्ट या जो है इस तरह के जो रूलिंग्स हैं उनको डालिए, जो मेन निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको डालिए, उसको एग्जाम्पल के रूप में। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई सवाल आ रहा है तो उसमें मैप बना दीजिए, दिखा दीजिए उसमें कि ऐसे ऐसे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड पेपर में देखिए फैक्ट्स का बहुत रोल होता है। आप जो है इकॉनमी के सेक्शन में ख़ास तौर पे उसमें आपको डालना ही होता है कि कितना, मान लीजिए कोई सवाल आया इकॉनमी का, आप एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो आप बता दीजिए एग्रीकल्चर बजट कितना है, यूपी का बजट बता दीजिए, उसमें इंडिया का बजट बता दीजिए कितना किसमें खर्च हो रहा है। फसल, अगर मान लीजिए फसलों के बारे में कोई सवाल है तो आप बता दीजिए, उसका एक पाई चार्ट बना के बता दीजिए कि कौन सी क्रॉप है, कितना परसेंटेज किस किस क्रॉप का क्या हिस्सा है इसमें। तो ये इससे जो है ना क्लैरिटी आती है आंसर में जो आप लिखते हैं। और सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए। अच्छा, ये चीज़ मैं भूल गया था, सवाल आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि सवाल में जितने सेक्शन हैं सबको आप इक्वली जो है एड्रेस करें, कोई सेक्शन छूटे नहीं। तो ये हो गया थर्ड पेपर। फोर्थ पेपर में बता रहा था, फोर्थ पेपर में एक तो आपको 2 सेक्शन होते हैं उसमें फोर्थ पेपर में। एक तो होता है जो आपका थियोरेटिकल पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट होता है जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, जो केस स्टडीज़ के थ्रू पूछा जाता है। केस स्टडीज़ यूपी पीसीएस में कम पूछी जाती हैं, यूपीएससी में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसका ध्यान रखें कि अगर केस स्टडी नहीं भी पूछी जा रही तो आप आंसर में आप डाल सकते हो, भले ही वो आपके थियोरेटिकल सवाल है उसमें भी आप केस स्टडी डाल सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो क्रिएटिव ढंग से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें फोर्थ पेपर में भी आप ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चार्ट ध्यान ही रखना है कि वो रेलेवेंट हो। कुछ भी बनाने के पहले ये सोच लें कि वो आंसर की डिमांड को पूरा करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बनाएं, हर आंसर में बना रहे हैं, तो उससे इरिटेट भी हो सकते हैं एग्जामिनर जो हैं। तो ये फोर्थ पेपर कुल मिला के मेंस की यही स्ट्रेटजी रही। और मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें, टाइम लिमिट के भीतर आप अपना जो है आंसर पूरा कर ले जाएं, और कोशिश करें कि एग्ज़ाम के पहले हर पेपर के 2-2, 3-3 जो पूरे टेस्ट हैं वो आप दे लें। टेस्ट जो है पूरे दे लें, 2-2, 3-3। ख़ास तौर पे एथिक्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिले। मैंने 2-3 इस तरह की गलतियाँ की पिछले मेंस में कि मैंने जो है राइटिंग प्रैक्टिस कम की और सीधे एग्ज़ाम में लिखा या 2-3 टेस्ट देकर ही गया, तो उसमें उतना अच्छा नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता उससे। आपको जो लिखना होता, कई बार ऐसा होता है कि आंसर हमने पूरा लिख दिया और जो एक्चुअली जो लिखना था वो छूट गया। तो इसी वजह से होता है कि आप जो है बार बार
ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करते हैं। आंसर राइटिंग से ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में जो इंटरव्यू वाली बात है, तो इंटरव्यू के लिए तो अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में एक तो अच्छी बात ये होती है कि आपका जो लिमिटेड हो जाता है दायरा, जो आपका जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दायरा सीमित होता है, तो उसको आप तैयार कर लें। अगर आप नौकरी में हैं, किसी सर्विस में हैं, तो ज़्यादातर सवाल आपको वहाँ से पूछे जाएंगे और आपके बैकग्राउंड से, एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछे जाएंगे। अगर आप सर्विस में नहीं हैं तो आप ये आंसर ज़रूर तैयार कर लें कि आप सर्विस में अभी तक क्यों नहीं हैं, क्यों अभी तक आप अनएम्प्लॉयड हैं। बहुत ये सवाल बहुत परेशान करते हैं, बहुत बेसिक सवाल होते हैं। खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। कॉमन मिस्टेक्स जो सब लोग करते हैं, एक तो सबसे पहले तैयारी में आने के पहले आपको एक लीनियर अप्रोच से फिक्स कर लेना चाहिए कि हमको तैयारी करनी है। और अगर आप डुअल माइंडेड रहेंगे, इधर उधर का सोचेंगे, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो पहले तो फिक्स कर लें आपको तैयारी करनी है, तो फिर तभी आप तैयारी करें जब आप 100% श्योर हो। पहली चीज़ ये है। वो मेरे साथ नहीं था, मैं कभी रिसर्च में भटकता था, कभी इधर भटकता था एकेडमिक्स में, तो इसलिए ये मेरी पहली मिस्टेक थी। दूसरी चीज़, आपको जब तैयारी की शुरुआत करें तब ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब क्वेश्चन पेपर देखेंगे और तब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये दूसरी मिस्टेक होती है। मैं तो कहूँगा कि क्वेश्चन पेपर से ही शुरुआत करिए और क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप सिलेबस को देखेंगे तो दूसरा एक पर्सपेक्टिव समझ में आता है आंसर का, एग्ज़ाम का। तीसरी मिस्टेक ये है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। आप अपना एक दायरा सीमित कर लें कि 3 साल 4 साल में आपको देना है, उसके बाद नहीं देना है। उस पर आप दृढ़ संकल्प कर लें कि उसके बाद नहीं देंगे। उसी दायरे में, उसी टाइम में जो है आपको करना है। तो एक चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, कोई भी कोचिंग या कोई भी मटेरियल लेते वक्त बिल्कुल हमको ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होना है, अंधी भीड़ नहीं बनना है। आपको ये देखना है कि वो मटेरियल या कोचिंग आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, कॉस्ट बेनिफिट कैसा है, इसको ज़रूर विचार कर लें। बिना उसके आप जो है केवल 4 लोग ले रहे हैं तो आपने भी एडमिशन ले लिया, पूरा साल उसी में झोंक दिया, ऐसा ना करें। टाइम बहुत प्रेशियस चीज़ है, तो इसको ध्यान दें। और मटेरियल भी जब लें तो कोशिश ये करें कि मटेरियल लिमिटेड रखें। अनलिमिटेड मटेरियल रखेंगे तो आप रिवाइज़ कभी नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूज रहेंगे। ये बहुत खतरनाक होता है। कम पढ़ें लेकिन इफ़ेक्टिव पढ़ें। इफ़ेक्टिव पढ़ें, एफिशिएंट जो है आपका जो आउटकम होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो बेहतर है तो आप कम भी पढ़ के ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 2 3 और चौथी चीज़ ये है कि जितना ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, उतना ही ज़रूरी है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो केवल पढ़ने में ही आप अगर पढ़ ही रहे हैं लगातार, इस चक्कर में पढ़ गए 17 घंटे 18 घंटे पढ़ा, ये सब बकवास है। कोई 17-18 घंटे नहीं पढ़ सकता है, और अगर पढ़ रहा है तो गलत कर रहा है। नहीं पढ़ना चाहिए, इतना कोई नहीं पढ़ सकता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। और भी जो काम है उसको भी करिए ज़रूरी, और उसके साथ साथ जो है आप अच्छा करेंगे। तो यही हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं और इसे नहीं करना चाहिए। और जो बात है आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म की, तो वो अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं। कोशिश ये करिए कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड, मैंने देखा ना कि लोग ना जब पीसीएस की केवल तैयारी करते हैं तो अपना स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। वो मत करिए कि कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई मैं ऐसा अगर कोई बोलता तो मैं केवल पीसीएस की तैयारी कराता हूँ कोई कोचिंग वाला या कोई प्लेटफॉर्म, तो बेकार की बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं, वही अच्छी कोचिंग या तैयारी प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड कराते हैं पीसीएस के लिए भी। दोनों का सिलेबस अलग नहीं है, तो क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप तैयारी आप यूपीएससी करिए, पीसीएस की तैयारी उसके साथ साथ हो जाती है, कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। तो अपना स्टैंडर्ड हाई रखिए, वो काम आता है। उससे आपके आंसर में डेप्थ आती है, आपके व्यक्तित्व में डेप्थ आती है, और इंटरव्यू से लेकर के पीटी से लेकर इंटरव्यू तक ये सारी चीज़ें जो है फ़ायदेमंद होती हैं।